आज हम लोग पांचवा चैप्टर गोवा पढ़ेंगे। जैसा मैंने देखा तो गोवा को जैसा देखा है वैसे ही लेखक ने लिखा है। लेखक का नाम है विनय शर्मा। पर गोवा को पढ़ने से पहले मैं चाहती हूँ कि आपको गोवा की संस्कृति के बारे में बता दूँ। सुरम्य सागर तट पर बसा गोवा प्रांत अपनी प्राकृतिक सुंदरता और अनूठी संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की संस्कृति काफ़ी प्राचीन है। आज़ादी से पहले गोवा पुर्तगाल और फ्रांस का उपनिवेश था। इस वजह से आज भी यहाँ के रहन सहन खान पान पर पश्चिमी संस्कृति का पूरा प्रभाव दिखाई देता है। यहाँ लगभग 80% लोग ईसाई हैं। गोवा की एक खास बात यह है कि यहाँ के क्रिश्चियन समाज में भी हिंदुओं जैसी जाति व्यवस्था पाई जाती है। दक्षिण गोवा में क्रिश्चियन समाज का प्रभाव अधिक है, लेकिन वहाँ के वास्तुशास्त्र में हिंदू प्रभाव दिखाई देता है। गोवा में अत्यंत प्राचीन मंदिर पाए जाते हैं, जबकि उत्तर गोवा में पुर्तगाली वास्तुकला के नमूने ज़्यादा दृष्टिगोचर होते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता जो है वो अद्भुत है। इसीलिए सब लोग गोवा घूमने जाते हैं कि एक तरफ पहाड़ है, एक तरफ समुद्र है, एक तरफ बीच है, तो तरह तरह के हरे भरे भी हैं, हरियाली भी है, तो प्राकृतिक सौंदर्य से भरा पूरा है। इसीलिए सारे लोग गोवा घूमने जाते हैं। तो गोवा के राइटर है विनय शर्मा, जो कि प्रस्तुत यात्रा वर्णन के माध्यम से लेखक ने गोवा के सुंदर समुद्री किनारों और वहाँ की जीवन शैली, त्योहार आदि का बड़ा ही मनोरम वर्णन किया है। तो इस तरीके से हम लोग गोवा को संक्षिप्त में पढ़ा सकती हूँ, लेकिन इसलिए नहीं पढ़ाती कि आप लोग को लाइन बाय लाइन पढ़ाने से ये होता है कि कृति फटाफट आ जाती है। जो क्वेश्चन आते हैं उसका आंसर अपने आप लोग लिख पाते हैं। गोवा, यह नाम सुनते ही सभी का मन तरंगायित हो उठता है। तरंगायित हो उठता मीन्स खुशी से झूम उठता है। और हो भी क्यों ना, यहाँ की प्रकृति, आबो हवा मीन्स वातावरण, एटमॉस्फेयर और जीवन शैली का आकर्षण ही ऐसा है कि पर्यटक खुद ब खुद यहाँ खींचे चले आते हैं। देश के एक कोने में स्थित होने के बावजूद यह छोटा सा राज्य प्रत्येक पर्यटन के दिल की धड़कन है। यही कारण है कि मैं भी अपने परिवार के साथ इंदौर से गोवा जा पहुंचा। खंडवा से मेरे साड़ू साहब भी सपरिवार हमारे साथ शामिल हो गए। 23 नवंबर को जब गोवा एक्सप्रेस मडगांव रुकी तो सुबह का उजास हो गया था, यानी कि सुबह का उजाला हो गया था। एक टैक्सी के हॉर्न ने मेरा ध्यान उसकी ओर खींचा और हम फटाफट उसमें बैठ गए। टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी। शीतल हवा के झोंकों से मन प्रसन्न हो गया और यात्रा की सारी थकान मिट गई। मैं सोचने लगा कि पर्यटन का भी अपना ही आनंद है। जब हम जीवन की कई सारी समस्याओं से जूझ रहे हो तो उनसे निजात पाने के लिए, निजात मीन्स उनसे छुटकारा पाने का सबसे अच्छा तरीका पर्यटन ही है। बदले हुए वातावरण के कारण मन तरोताजा हो जाता है तथा शरीर के कुछ समय के लिए विश्राम मिल जाता है। कुछ देर बाद हमारी टैक्सी मडगांव से 5 किमी दूर दक्षिण में स्थित कस्बा बेनालियम के एक रिसॉर्ट में आकर रुक गई। यह रिसॉर्ट हमने पहले से बुक कर लिया था, इसलिए औपचारिक खानापूर्ति कर हम आराम करने के इरादे से अपने अपने सूट में चले गए। इससे पहले कि हम कमरों के बाहर निकले, मैं आपको गोवा की कुछ खास बातें बता दूं। दरअसल गोवा राज्य 2 भागों में बटा हुआ है, दक्षिण गोवा और जिला तथा उत्तर गोवा जिला। इसकी राजधानी पणजी मांडवी नदी के किनारे स्थित है। यह नदी काफ़ी बड़ी है तथा वर्ष भर पानी से भरी रहती है। फिर भी समुद्री इलाका होने के कारण यहाँ मौसम में प्रायः उमस तथा हवा में नमी बनी रहती है। शरीर चिपचिपाता रहता है। जो भी सी बीच के किनारे
प्लेस होता है, रहने का हो चाहे घूमने का हो, वहाँ उमस भरा ही होता है और शरीर चिपचिपाता रहता है। लेकिन मुंबई जितना नहीं, क्योंकि यहाँ का क्षेत्र हरितमा से भरपूर है। फिर भी धूप तो तीखी ही होती है। यूँ तो गोवा अपने खूबसूरत सफ़ेद रेतीलों तटों, महंगे होटलों तथा खास जीवन शैली के लिए जाना जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद यह अपने में एक सांस्कृतिक विरासत भी समेटे हुए है। कहने का मतलब ये है कि वहाँ के जो लोग हैं अपनी संस्कृति को छोड़े नहीं हैं, क्योंकि उनका सांस्कृतिक जो विरासत है वो अपने आप में लिए हुए हैं। यहाँ की शाम बड़ी अच्छी होती है, तो चलो इस शाम का आनंद लेने के लिए बेनालियम बीच की ओर चलें। आप भी चले, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत तथा शांत जगह है बेनालियम। दिन भर की थकान तथा उमस भरी गर्मी के बाद शाम को बीच पर जाना बड़ा अच्छा लग रहा था। रिसोर्ट से बीच की दूरी कोई 1 किमी ही थी, लेकिन जल्दी से चलने के बाद भी यह दूरी तय हो ही नहीं पा रही थी। अरब सागर देखने का उत्साह बढ़ता ही जा रहा था। तभी अचानक लहरों की आवाज़ सुनाई दी, जो किसी रणभेदी की तरह थी। हम सभी दौड़ पड़े। सड़क पीछे छूट गई थी, इसलिए रेत पर तेजी से दौड़ना मुश्किल हो रहा था। फिर भी धंसे हुए पैरों को पूरी ताकत से उठाकर भाग रहे थे। खूबसूरत समुंदर देखते ही मैं उससे जाकर लिपट गया। इधर बच्चे रेत का घर बनाने में जुट गए। लहरें उनका घर गिरा देती थी, तो दूसरी लहर आने के पहले फिर नया घर बनाने में जुट जाती थी। यही क्रम चलता रहा। मैंने इन बच्चों से सीखा कि जीवन में आशावादी हो तो कोई काम असंभव नहीं है। शाम गहराने पर हम किनारे पर बैठ गए। गहराने मीन्स शाम होने पर। मानो हर लहर कह रही हो कि बनने के बाद मिटना ही नियति है। यही जीवन का सत्य भी है। जैसे कि जीवन और मृत्यु। जीवन है तो कल मृत्यु भी निश्चित ही है, पर हर इंसान जीना चाहता है, हर इंसान आशावादी होना चाहता है। उसी तरह लिखा है कि मानो हर लहर कह रही हो कि बनने के बाद मिटना भी नियति है। यही जीवन का सत्य भी है। यहाँ एक मजेदार दृश्य भी देखने को मिलता है। लहरों की आवाज के बीच पक्षियों के टी 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 की आवाज भी अपना ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। दरअसल ये पक्षी लहरों के साथ बहकर आई मछलियों का शिकार करने के लिए किनारे पर ही मंडराते रहते हैं। लेकिन जब तेज हवा के कारण एक ही दिशा में सीधे नहीं उड़ पाते हैं, तो सुस्ताने के लिए किनारे पर बैठ जाते हैं। यहाँ बैठे कुत्तों को इसी बात का इंतजार रहता है कि मौका मिलते ही वे इन पर झपट पड़ते हैं। लेकिन बेचारे कुत्तों को सफलता कम ही मिल पाती है। पक्षियों का बैठना, कुत्तों का दौड़ना और पक्षियों का टी 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 कर उड़ जाना, यह दृश्य सैलानियों का अच्छा मनोरम करता है। इधर जैसे ही सूर्य देवता ने विदा ली, वैसे ही चंद्रमा और चांदनी में नहाकर समुद्र का नया ही चेहरा नजर आने लगा। अब समुद्र स्याह और भयावह दिखने लगा। अगले दिन हमने बस से गोवा घूमने की योजना बनाई। वैसे घूमने फिरने के लिए यहाँ बाइक आदि किराए पर मिल जाती है और उन पर ही घूमने का मजा भी आता है। लेकिन बच्चों के कारण हमने बस से जाना मुनासिब समझा। यहाँ सी फूड की अधिकता होने के कारण शाकाहारी पर्यटकों को सुस्वादु भोजन की समस्या से भी दो चार होना पड़ता है। मतलब कि समस्या का समाधान नहीं हो पाता है, क्योंकि चारों तरफ सी फूड ही लगे रहते हैं। काफी भटकने के बाद अच्छा भोजन मिल गया तो समझो किस्मत, और जेब तो ढीली हो ही गई। यह समस्या हमें पहले से पता थी, इसलिए हम अपने रिसोर्ट के सूट में उपलब्ध किचन में ही भोजन करते थे। सबसे पहले हम अंजुना बीच पहुंचे। गोवा में छोटे बड़े करीब 40 बीच हैं, लेकिन प्रमुख 7 या 8 ही हैं। अंजुना बीच पीले पानी वाला पथरीला बहुत ही खूबसूरत है। इसके एक और लंबी सी पहाड़ी जहाँ के से बीच का मनोरम दृश्य देखा जा सकता है। समुद्र तक जाने के लिए थोड़ा नीचे उतरना पड़ता है। नीला
पानी काले पत्थरों पर पछाड़ खाता रहता है। पानी ने काट काट कर इन पत्थरों में कई छेद कर दिए हैं, जिससे ये पत्थर कमजोर भी हो गए हैं। साथ ही समुद्र के काफी पीछे हट जाने से कई पत्थरों के बीच में पानी भर गया है। इससे वहां काई ने अपना घर बना लिया है। फिसलने का डर हमेशा लगा रहता है। अंजुना बीच नीले पानी वाला पथरीला बहुत ही खूबसूरत है। इसकी एक और लंबी सी पहाड़ी है जहां के बीच का मनोरम दृश्य देखा जा सकता है। समुद्र तक जाने के लिए थोड़ा नीचे उतरना पड़ता है। नीला पानी काले पत्थरों का पछाड़ खाता रहता है। पानी ने काट काट कर इन पत्थरों में कई छेद कर दिए हैं, जिससे ये पत्थर कमजोर भी हो गए। साथ ही समुद्र के काफी पीछे हट जाने से कई पत्थरों के बीच पानी भर गया है। इससे वहां काई ने अपना घर बना लिया है। फिसलने का डर हमेशा लगा रहता है, लेकिन संघर्षों में ही जीवन है, इसलिए यहाँ घूमने का भी अपना अलग आनंद है। यहाँ युवाओं का दल तो अपनी मस्ती में डूबा रहता है, लेकिन परिवार के साथ आए पर्यटक का ध्यान अपने बच्चों के खतरों से सावधान रहने की दिशा निर्देश देने में ही लगा रहता है। मैंने देखा कि समुद्र किनारा होते हुए भी बेनालियम बीच तथा अंजुना बीच का अपना अपना सौंदर्य है। यहाँ युवाओं का दल तो अपनी मस्ती में डूबा रहता है, लेकिन परिवार के साथ आए पर्यटकों का ध्यान अपने बच्चों के खतरे से सावधान रहने की दिशा निर्देश देने में ही लगा रहता है। मैंने देखा कि समुद्र किनारा होते हुए भी बेनालियम बीच तथा अंजुना बीच का अपना अलग अलग सौंदर्य, मतलब जितने बीच है वहां पे उतने तरह के बीचेस हैं और उतने तरह के सौंदर्य देखने को वहां मिलता है। कहीं नीला पानी, कहीं रेतीला पत्थर वाले, कहीं अलग अलग तरह के हैं। बेनालियम बीच रेतीला तथा उथला है। यह मछुआरों की पहली पसंद है। उथला मीन्स उतना गहरा नहीं है, उथला है, कम पानी है। यह मछुआरों की पहली पसंद है। यहाँ सुबह सुबह बड़ी मात्रा में मछलियाँ पकड़ी जाती है, लेकिन मजे की बात यह है कि इतनी सारी मछलियाँ स्थानीय बाजारों में ही बेची जाती है। इनका निर्यात बिल्कुल भी नहीं होता। इसके विपरीत अंजुना बीच गहरा और नीले पानी वाला है। यहाँ बॉलीवुड की पहली पसंद है। यह बॉलीवुड की पहली पसंद है। यहाँ कई हिट फिल्मों की शूटिंग हुई है। दोनों बीच व्यावसायिक है, पर मूल अंतर व्यवसाय की प्रकृति का है। इसके बाद हम लोग दिन भर पणजी शहर देखते रहे। घूम फिर कर शाम को हम कलिंगवुड बीच पर पहुंचे। यह काफी रेतीला तथा गोवा का सबसे लंबा बीच है। 3 से 4 किमी तक फैला है। यहाँ पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं। यही कारण है कि यह स्थानीय लोगों के व्यवसाय का केंद्र भी है। यहाँ कई प्रकार के वाटर स्पोर्ट्स होते हैं, जिसमें कुछ तो हैरत अंगेज हैं, जिन्हें देखने में ही आनंद आता है। आप भी अपनी रुचि के अनुसार हाथ आजमा सकते हैं। मैंने कई खेलों में हिस्सा लिया है, लेकिन सबसे अधिक रोमांच पैराग्लाइडिंग में ही आया है। काफी ऊंचाई से अथाह जलराशि को देखना जितना विस्मयकारी है, उतना ही भयावह है। दूर दूर तक पानी ही पानी, तेज हवा और रस्सियों से हवा में लटके हम यानी मैं और मेरी पत्नी दोनों डर भी रहे थे और खुश भी हो रहे थे। डर इस बात का कि छूट गए तो समझो गए, और खुशी इस बात की कि ऐसा रोमांचक दृश्य पहली बार देखा है। सचमुच अद्भुत। हम यहाँ 4-6 दिन रहे, लेकिन हमारी एक ही दिनचर्या रही। सुबह जल्दी उठना, फटाफट नाश्ता करना और दिन भर घूम फिर कर थक कर शाम को रिसोर्ट आकर थकान मिटाने के लिए पूल में तैरना। एक दिन कोलवा बीच पर हमने बोटिंग का भी आनंद लिया। यहाँ हमने डॉल्फिन मछलियाँ देखी। हालांकि ये छोटी थी, पर बच्चों ने अच्छा आनंद लिया। इस दौरान यहाँ नवरात्रि तथा दशहरा पर्व मनाने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। उत्तर भारत में जिस तरह हर घर और गली मोहल्ले में माँ दुर्गा की घट स्थापना कर तथा लड़कियों द्वारा गरबा का पर्व मनाया जाता है, ऐसा भी यहाँ भी होता है। रावण का पुतला कहीं भी नहीं जलाया जाता है। सुबह से लोग अपने वाहनों की सफाई कर
उनकी पूजा करते हैं और शाम को भगवान की एक पालकी मंदिर ले जाई जाती है। इसके बाद एक पेड़ विशेष की पत्तियां तोड़कर लोग एक दूसरे को देकर बधाई देते हैं। सबकी अपनी अपनी सांस्कृतिक परंपरा है। इतने कम दिनों में गोवा को पूरा देश समझ तो नहीं पाया, पर इतना जरूर समझ गया कि पश्चिमी फैशन और सभ्यता में रचा बसा होने के बावजूद यह भारतीय संस्कृति को पूरी तरह से आत्मसात किए हुए है। पर्यटक फैशन के रंग में कुछ देर के लिए भले ही स्वयं को रंग कर चले जाते हैं हो, लेकिन स्थानीय लोग अपनी सांस्कृतिक परंपरा की उंगली अब भी पकड़े हुए हैं। तो इस तरह से गोवा का लेसन ये ख़त्म हो गया। और इसके जो रचनाकार हैं, जो लेखक है विनय शर्मा, बड़ा अच्छा गोवा का वर्णन किए हैं। आबो हवा मीन्स जलवायु, वहाँ का वातावरण कैसा है या जलवायु कैसा है। खाना पूर्ति मीन्स औपचारिकता पूरी करना। हरितमा मीन्स हरियाली। सैलानी मीन्स सैर सपाटा करने वाले पर्यटक कह लो, ट्रैवलर कह लो। सुस्वादु मीन्स स्वादिष्ट। मन तरंगायित होना, मन में उमंग से भरना यानी कि खुश होना। एक मुहावरा है जो कि लिखा हुआ है लेसन में। निजात पाना मीन्स मुक्ति पाना। दो चार होना मीन्स जूझना, उस चीज से जूझते रहते हैं। जैसे कि वहां पे शाकाहारी खाना नहीं मिलता है, उसके लिए थोड़ा जूझना पड़ता है। जेब ढीली होना यानी कि पैसा खत्म होना। सूचना के अनुसार कृत्या कीजिए। प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। यात्रा के दौरान लेखक की दिनचर्या। सुबह उठना पहला है, फर्स्ट है सुबह जल्दी उठना। फिर दूसरा है फटाफट नाश्ता करना। फिर तीसरा है घूम फिर कर थक कर रिसोर्ट लौटना। फिर थकान मिटाने के लिए पूल में तैरना। ये 4 तरह की उनकी दिनचर्या थी। किसकी? लेखक की। फिर है गोवा का प्राकृतिक सौंदर्य दर्शाने वाले वाक्य लिखो। ये भी 4 लिखना है। हरितमा से भरपूर, खूबसूरत सफेद रेतीले समुद्र, चंद्रमा की चांदनी में नहाया समुद्र, गहरा नीला पानी। और भी जो इसमें बुक में दिया हुआ है लिख सकते हैं, कोई सा भी तो राइट ही होगा। फिर है इधर गोवा की ओर आकर्षित करने वाले घटक। कौन सा ऐसा चीज है कि सारे लोग गोवा जाना चाहते हैं और गोवा की तरफ आकर्षित होते हैं। दूर दूर से लोग गोवा घूमने आते हैं। गोवा की प्रकृति, आबो हवा, शीतल हवा, वहाँ की जीवन शैली, सब कुछ थोड़ा अलग है लेकिन काफ़ी अच्छा है, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। फिर है नीले पानी वाला पथरीला कौन सा बीच है? अंजुना बीच है। रेतीला तथा उथला बेनालियम बीच है। सबसे लंबा कौन सा है? कलिंगुड बीच। मछुआरों की पहली पसंद कौन सा है? रेतीला तथा उथला बेनालियम बीच। फिर नवरात्रि और दशहरा पर्व हम ही लोग की तरह मनाया जाता है। जैसे कि भारत में सब जगह मनाया जाता है कि घट स्थापना होती है नवरात्रि में और माँ दुर्गा की पूजा होती है। दशहरा भी वन से लौटने के बाद जब राम आते हैं तो दशहरा का पर्व मनाया जाता है और दिवाली का भी पर्व मनाया जाता है। खुशी का त्यौहार है ये। फिर गोवा का प्राकृतिक सौंदर्य दर्शाने वाले हो ही गया। फिर बेनालियम बीच, अंजुना बीच और कलिंगुड बीच में की क्या अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। तो बेनालियम बीच है रेतीला तथा उथला है, मछुआरों की पहली पसंद है। यहाँ की सुबह कुछ अलग ही होती है, बहुत ही सुंदर होती है बेनालियम बीच की। फिर है अंजुना बीच, यहाँ नीले पानी वाला होता है और गहरा होता है और बॉलीवुड की पहली पसंद होती है। यह पथरीला भी होता है। फिर कलिंगुड बीच की विशेषताएं हैं। सबसे लंबा बीच, 3 से 4 किमी लंबा है। ये काफी रेतीला बीच है कलिंगुड बीच। तो तीनों में ये अंतर है, इसको कर लेना, तुम लोग एग्जाम में आएगा ही, पूछता ही है। फिर
नीचे है सोचिए और लिखिए, ये दृश्य शब्द दे दिया है, उसका लिखा है कि विलोमार्थी लिखिए, फिर नीचे पर्यायवाची लिखिए, फिर उपसर्ग लिखिए और प्रत्यय लिखिए। तो दृश्य का क्या होगा, देखने का क्या होगा, दृश्य मतलब देखना। अगर इसका पर्यायवाची है तो नजारा, राइट है। फिर अगर इसका अपोजिट ले लें तो क्या होगा, श्रव्य यानी कि सुनना। फिर है दृश्य, दृश्य का अगर आगे उपसर्ग लगा दे तो परि लगा देंगे तो परिदृश्य हो जाएगा। फिर अगर प्रत्यय लगाना है तो दृश्य है तो अवली लगा दे तो दृश्यावली हो जाएगी। इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन हो गए। और प्रकृति की सुंदर बनाए रखने में मेरा योगदान विषय पर अपना विचार लिखिए। इसको खुद से लिखना है, क्योंकि आप जब गोवा का लेसन पढ़ेंगे तो उसमें प्रकृति के बारे में बहुत सारी बातें हैं, तो उसे अपने शब्दों में आपको लिखना है। फिर आ जाएंगे हम लोग भाषा बिंदु पे। भाषा बिंदु कोष्टक में दी गई संज्ञाओं से विशेषण संलग्न है। नीचे दी गई सारणी में संज्ञा तथा विशेषणों को भेद सहित लिखिए। भयभीत गाय, गाय है, ठीक है। भयभीत क्या होता है, विशेषण। नीला पानी, पानी तो संज्ञा है और ये नीला क्या है, विशेषण। 10 लीटर दूध, तो दूध तो संज्ञा है और 10 लीटर क्या हुआ, विशेषण है। तो ये इस तरीके से जो भी दिया हुआ है मैंने यहाँ पे लिख दिया है। गाय जातिवाचक है, भयभीत विशेषण है और भेद गुणवाचक है। पानी द्रव्यवाचक है और नीला है विशेषण और गुणवाचक है। दूध है द्रव्यवाचक है और 10 लीटर विशेषण है और भेद है परिमाणवाचक। किसी चीज की नापनी हो, माप मेजरमेंट लेना हो तो उसको बोलते हैं परिमाणवाचक। छात्र जातिवाचक, 40 संख्या लिखा है तो ये 40 संख्या हो गया ना, तो संख्यावाचक। लड़का जातिवाचक है, यह विशेषण है और ये सार्वनामिक है। लोग समूहवाचक है और कुछ विशेषण है और सार्वनामिक है। जमीन जातिवाचक है, 2 गज परिमाणवाचक है। इसी तरीके से इन उपयुक्त संज्ञा विशेषणों की जोड़ियों का स्वतंत्र वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पाठ में प्रयुक्त विशेषणों को ढूंढकर उनकी सूची बनाइए, ये अपने आप करना है। और निम्नलिखित वाक्यों में आई हुई सहायक क्रियाओं को अधोरेखांकित कीजिए तथा उनका अर्थपूर्ण वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे कि टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी, ठीक है। तो वैसे ही है, एक वाक्य बना लीजिए। दूसरा, पटाखे की मैंने बना के रखा है, पटाखे की आवाज सुनकर चिड़िया गिर पड़ी। तो ये पड़ी क्या है, सहायक क्रिया है, ठीक है। शरीर को कुछ समय के लिए विश्राम मिल जाता है, तो मिल जाता है क्या है, ये है सहायक क्रिया। हम आराम करने के इरादे से अपने अपने सूट में चले गए, तो हम आराम करने के इरादे से सूट चले गए जो है वो क्या है, सहायक क्रिया। इसी तरह से मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया ग्रीन पेन से, देख सकते हैं ये सब सहायक क्रिया है। पाठ में प्रयुक्त 10 सहायक क्रियाएं छाट कर लिखिए जो लेसन में आया होगा। फिर उसके बाद उपयोजित लेखन में है विजया मोहिते वर्धा सोसाइटी विजयनगर कोल्हापुर से व्यवस्थापक औषधि भंडार नागपुर को पत्र लिखकर आयुर्वेदिक औषधियों की मांग करता है करती है। तो इसको खुद से लिखना है, लेटर लिखना तो आप लोग को पत्र लिखना तो आता ही है। तो ये कौन सा पत्र है, पत्र 2 प्रकार के होते हैं ना, औपचारिक और अनौपचारिक। तो ये औपचारिक पत्र है जो आपको दवाई मंगाने के लिए लिखनी है। तो इसके लिए आप लोग के पास सब लोग डाइजेस्ट भी रखते हैं, तो डाइजेस्ट के पेज पे है, उसको देख सकते हैं और उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने रख दिया है, आपको दिख जाएगा कि ये विजया मोहिते वर्धा सोसाइटी जालना से व्यवस्थापक आयुर्वेदिक औषधि भंडार नागपुर को पत्र लिखकर आयुर्वेदिक औषधि की मांग करती है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, पहले डेट लिखेंगे, फिर सेवा में प्रबंधक महोदय आयुर्वेदिक औषधि भंडार नागपुर, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे या विषय लिखेंगे औषधि मंगाने के लिए पत्र,
महोदय, मैं जालना निवासी विजय या विजया हूँ। मुझे कुछ आयुर्वेदिक औषधियों की आवश्यकता है जो हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं है। कृपया आप निम्नलिखित औषधियाँ शीघ्र अतिशीघ्र भेजकर अनुग्रहित करें या कृपा करें, ऐसा लिख सकते हैं। फिर है कायम चूर्ण, दर्शन धनवट्टी, खादी रादी वट्टी, सीतो पलादी चूर्ण, और कितना कितना क्वांटिटी है ये भी दिया हुआ है। 10 ग्राम सीसी, 3 सीसी 50 ग्राम, 2 सीसी 50 ग्राम, 5 सीसी 50 ग्राम। औषधियाँ मिलने पर आपको बैंक ड्राफ्ट द्वारा राशि भेज दी जाएगी। धन्यवाद। भवदिया विजय या विजया मोहिते, 8 वर्धा सोसाइटी जालना। फिर अपना ईमेल एड्रेस। तो इस तरीके से करके ये कंप्लीट हो गया। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर करिए। आप लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब करिए तो मैं और आप लोग को बहुत अच्छा सिखाऊंगी, क्योंकि मैं प्रोफेसर हूँ और आप लोग को अच्छा सिखाऊंगी। मैंने अभी इनिशियली शुरुआत किया है अपना ये पढ़ाने का, तो आप लोगों को बहुत अच्छा पढ़ाऊंगी। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए।